देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए इसे आजादी के अमृत काल की संज्ञा दी। तो उन्होंने शताब्दी वर्ष यानी 2047 तक देश को अमृत काल मनाने की अपील की। आने वाले 25 को दूसरा साल लगभग कंप्लीट हो जाएगा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अमृत काल की घोषणा की। लेकिन क्या किसी ने गौर किया कि आखिर 25 सालों के लंबे अंतराल को अमृत काल के तौर पर क्यों मनाया जाना है? आखिर भारत एट 2047 का तात्पर्य क्या है? क्यों? आज मुद्दा की गहराइयों में जाने और समझने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को पहले सुन लेते हैं। साथियों, आज भारत के सामने बहुत बड़ा अवसर है। आज से 100 साल पहले, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, आज से 100 साल पहले जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था तो वो पिछली शताब्दी का तीसरा दशक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1923-1930 का वो कालखंड याद कीजिए। पिछली शताब्दी का तीसरा दशक भारत की आजादी के लिए बहुत अहम था। इसी प्रकार 21वीं सदी का ये तीसरा दशक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ललक थी, लक्ष्य था स्वराज्य का। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। उस तीसरे दशक में देश आजादी के लिए निकल पड़ा था। देश के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देती थी। स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं, सभी विचार, चाहे वो क्रांति का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो, सारे मार्ग पूर्ण रूप से जागरूक थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इसके 25 साल के भीतर भीतर देश आजाद हो गया। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। और साथियों, मैं अनुभव से कहता हूं, मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देश की शक्ति को भली भांति समझा है, देश के सामर्थ्य को जाना है और उसके आधार पर मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, भारत मंडपम में खड़े होकर के ये सुख के जनों के सामने कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1947 में गुलाम से आजाद भारत का सपना पूरा हुआ था। तब से लेकर भारत का संघर्ष निरंतर जारी है। पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि बीते 77 सालों में भारत ने लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हालांकि इस दौरान गरीबी हटाने की दिशा में खास प्रयास नहीं किए गए, जिसकी वजह से भारत विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाने में कमजोर साबित हुआ। परंतु वर्तमान दौर, खास तौर पर बीते 10 सालों की बात करें तो भारत के सामर्थ्य का लोहा अमेरिका, चीन, फ्रांस, रशिया सहित दुनिया के ताकतवर कहलाने वाले देशों ने भी माना है। भारत की उन क्षमताओं को दुनिया के सामने आने का मौका भी बीते 10 सालों में ही मिला है। भले ही भारत अब विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा है और आगे भी है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि भारत में विकसित राष्ट्र बनने की काबिलियत है और भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर उभर सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर इस लक्ष्य को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, जबकि 144 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी का प्रतिशत अब भी 11.28% विद्यमान है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ी बात यह रही है कि देश का जीडीपी को बढ़ाने वाले यानी मध्यम आय वर्ग की तादाद में 17.4% की वृद्धि हुई है, जो एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों का अच्छा संकेत है। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज हम मुद्दा पर बात करेंगे विकसित भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 144 करोड़ भारतवासियों के उस सपने की जिसमें हम और आप सभी शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश में अलख जगाया है। भारत को शताब्दी वर्ष में प्रवेश से पहले विकसित राष्ट्र बनाने का 1947 वो साल था जब हमने स्वतंत्र भारत में सांस लेना शुरू किया। पीएम मोदी को विश्वास है जब साल 2047 में भारत प्रवेश करेगा तब विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र कहलाएगा और वह होगी लास्ट माइल डिलीवरी विकसित भारत। पर इस लक्ष्य को हासिल करने पूरे देश को एक साथ जुटना होगा। अमेरिका, चीन, जापान और रसिया की तरह राष्ट्र हित के लिए अपना 100% देना होगा। इस बात में कहीं किसी तरह का संशय नहीं है कि किसी बात को कह देना जितना आसान है, धरातल पर लाना कहीं ज्यादा कठिन होता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि युवा शक्ति एक साथ खड़े हो जाएं, एकत्र हो जाएं, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो मुश्किल राह भी आसान हो जाता है, कठिन डगर भी आसान हो जाता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसकी कुल आबादी का 65% युवा है, वह भी 30 वर्ष से कम आयु जिनका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मूल बात पर भरोसा है कि आज का युवा भारत हर लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। यही युवा शक्ति है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लास्ट माइल डिलीवरी दे सकता है। पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना होगा, इस पर पूरी चर्चा आगे करेंगे। साथ ही अनुभवी और प्रबुद्ध जनों से मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। वर्तमान भारत की बात करें तो 144 करोड़ की आबादी के साथ विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नीति आयोग के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे 11.28% लोग निवासरत हैं। संख्या के नजरिए से यह 16 करोड़ से अधिक है। वहीं बीते 9 सालों के दौरान 17.4% यानी 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। लेकिन विकसित राष्ट्र के लिहाज से प्रति व्यक्ति सालाना आय वर्तमान परिस्थितियों में 8 गुना कम है, जबकि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रति व्यक्ति सालाना आय $18,000 यानी करीब 15 लाख रुपए तक पहुंचाने के साथ देश को 30 ट्रिलियन यानी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना होगा। इस तथ्य को सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग देश के समक्ष रखा है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत विकसित देश कैसे बने, इससे लेकर नीति आयोग ने एक रोड मैप तैयार किया है। इसका नाम विजन फॉर विकसित भारत 2047 एन अप्रोच पेपर दिया गया है। नीति आयोग ने इस विजन पर जोर डालते हुए कहा है कि भारत को अब मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलने पर काम करना होगा। हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब मौजूदा जीडीपी जो $3.36 ट्रिलियन है को 9 गुना बढ़ाना होगा। 9 गुना बढ़ाना आसान बात नहीं है। प्रति व्यक्ति आय फिलहाल सालाना $2392 करीब 2 लाख रुपए है, जिसे 8 गुना तक बढ़ाना होगा और 15 लाख रुपए प्रति साल करना होगा। भारत को इस तमाम मसले पर बात करने और प्रभावी तरीके से मार्गदर्शन करने हमारे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुभाष मिश्रा जी। सुभाष मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा प्रोग्राम में। आपसे मैं यह समझना चाहूंगा, विकसित भारत 1947 में देश आजाद हुआ, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया एक नई दिशा की तरफ बढ़ी। कई देश जो 1942 के द्वितीय युद्ध के बाद या लगभग 1950 के बाद बहुत ही बदतर स्थिति में थे जहां पर भारत खड़ा था। लेकिन उसके बाद आज 75 सालों के इस जर्नी की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो ऐसा क्या रहा जहां पे भारत के साथ खेल हो गया और भारत विकसित देश नहीं बन पाया? सुभाष मिश्रा जी। जी, दरअसल हम बात करते हैं कि अपने देश की आज़ादी की। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो भगत सिंह जैसे लोग ने पहले ही कहा था कि ये आज़ादी अधूरी है। अगर हम आर्थिक और सामाजिक रूप से आज़ाद नहीं है तो ये समझना पड़ेगा कि ये आज़ादी कैसी है। बाद में हम कालांतर में जाते हैं और आज़ादी के बाद के भारत को देखते हैं तो दुष्यंत कुमार जैसे शायर को कहना पड़ता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो सवाल ये था कि लोगों का मोह भंग होना चालू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से हमको विकास की ओर बढ़ना था वो वजह बहुत सारी थी। उसमें एक प्रमुख वजह ये थी कि हमारी शिक्षा जो थी
उस पर जिस तरह हमको फोकस करना था हम नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना के जरिए पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया और उन्होंने ये कोशिश की कि अगर हम अपने नजदीक देखते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट है, बाल्को है, बोकारो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने की। उस समय यह था कि लोगों को रोजगार देना है और रोजगार उन्मुखी बनाना ताकि लोग जो है काम में लगे, और निश्चित रूप से धीरे धीरे तरक्की हुई। हमने खाद्यान्न के मामले में एक सुरक्षा हासिल की। कभी हमारे समय में भूखमरी की स्थिति थी, जब चीन का भारत के साथ युद्ध था तो एक भूखमरी की स्थिति थी, पर आज हम खाद्यान्न के मामले में कंफर्टेबल हैं। फिर भी विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त का अनाज दे रही है। यदि गरीबी जैसा जिस तरह के आंकड़े ये बता रहे हैं कि यदि गरीबी की रेखा में 12% लोग बचे हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि जो लोगों को 80 करोड़ लोगों को, जो देश की आबादी का अगर हम ये कहें कि 60-70% है, उनको हमको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। दूसरा, हमने जो कुछ पैरामीटर तय किए थे कि हमने कहा कि सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, ये हमारे बुनियादी अधिकारों में शामिल था, तो ये हम नहीं कर पाए। हमने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना लाए। ये पहली बार हुआ आजाद भारत में कि रोजगार की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी रोजगार योजना आई, गारंटी योजना। मनरेगा में यह तय हुआ कि हम लोगों को 100 दिन का रोजगार देंगे और जहां पे भी डिमांड होगी वहां काम देंगे। कुछ सरकारों ने बढ़ चढ़ के कहा कि हम 150 दिन का रोजगार देंगे, पर उसके बाद उतना रोजगार सृजित नहीं हुआ। अभी आज सबसे बड़ा संकट यह है कि ये जो नया बजट आया है, जो कि ये कहा जा रहा है कि विकसित भारत की दिशा में ये पहला ऐसा बजट है जो हमको 2047 तक ले जाएगा। तो इस बजट में भी जो प्रावधान किए गए हैं कि आप 5 करोड़ रोजगार सृजित करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यदि हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हमारी बेरोजगारी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और हमारे पास सुभाष मिश्रा जी बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो कि हम 75 सालों से कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे राजनेता लोग और सरकारें दिखाती आई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं यहां पर तुलना करना चाह रहा हूं, हमारे देश के भीतरी आंकड़ों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग विश्व के सभी देशों के साथ एक जैसी समस्याएं थी, बिल्कुल एक जैसी समस्याएं थी। उसके बाद इतना अधिक दृढ़ निश्चय वाला देश, इतना विरासत वाला देश, जिसके विरासत में एक से बड़ी एक कहानियां भरी पड़ी हुई हैं, इतने गाथाओं वाला देश में ऐसा क्या हो गया, राजनीतिक दृष्टिकोण किस तरीके से पीछे रह गए कि हम कभी भी फ्रंट फुट पर नहीं आ पाए? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, मानते हैं या नहीं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी कहना चाहिए जो 75 सालों में सबसे बड़ा कारण रहा है कि हम आज बहुत दूर हैं विकसित भारत के लक्ष्य से? क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह मुझे लगता है कि एक तो दरअसल हमारे भीतर जो एक राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, एक राष्ट्र को लेकर हमारे भीतर जो एक बात होनी चाहिए, वो नहीं। हम हमारे देश में की जो जब हमारे देश की आधारशिला रखी गई, अगर 47 की बात करते हैं तो फूट डालो राज करो जो अंग्रेज हमारे यहाँ करके गए थे। हम हिंदू मुस्लिम में उलझ गए, हम जाति में उलझ गए, हम धर्म में उलझ गए, हम बहुत सारी चीजों में उलझ गए और जिस दिशा में हमको बढ़ना था हम वहां नहीं बढ़े। तो कालांतर में यह होता है कि जो देश बाकी चीजों में उलझा रहेगा वो तरक्की कहां करेगा। और एक राष्ट्र के रूप में जिस तरह आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, आपने फ्रांस का उदाहरण दिया, अच्छा हम बात में छोड़ दें, अच्छा और बात के देशों की बात करें, हमारे से आज बेहतर स्थिति में बांग्लादेश था क्योंकि उसने हमसे बेहतर किया। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि हम जो जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे और आज भी हम बहुत सारी चीजों का दंभ भरते हैं। हमको लगता है कि हम देश की दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गए और अगर हमारी यही रफ्तार रही तो हम तीसरी में पहुंच जाएंगे। पर चीजें विरोधाभासी, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत है। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को जीवन स्तर उठाने के लिए बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं, किसी को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, किसी को हमने ये किया कि हम बिना श्रम के लोगों को पैसे दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल है अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए वो इतनी सारी सौगात, जिसको रेवड़ी कल्चर कहते हैं, इधर के पिछले 10 सालों में रेवड़ी कल्चर भी देश में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो श्रम करने की आदत होना चाहिए, आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए, वो भी हमारे यहाँ पीछे छूटी है।
बिल्कुल, इस पे रेवड़ी कल्चर में एक और बहुत बड़ा बात है जो देश के विकसित होने के रास्ते पे बहुत बड़ा रोड़ा है। टैक्स पेयर एक बहुत बड़ा अमाउंट अपनी मेहनत की कमाई का पैसा देता है जो देश के विकास में लगना चाहिए, और उसका एक बहुत बड़ा भाग कहना चाहिए जो रेवड़ी के रूप में देश में बंट जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर कब रुकेगा ये बात? जब तक ये रुकेगा नहीं, जब तक इस पे कोई स्टॉपेज नहीं लगेगा, तब तक वो पैसा देश के विकास में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, और जब तक वो पैसा देश के विकास में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा देश विकसित कैसे होगा? और क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि जैसे मैंने मनरेगा की बात की थी, आप काम कराइए, पैसा दीजिए। आप हर आदमी को श्रम का महत्व मालूम होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है, मुझे इसके बदले मिल रहा है। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी भूखा ना सोए। हमको लगता है कि उसको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, उसके बच्चे को स्कूल अच्छा मिलना चाहिए, उसको बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सब मिले। पर आप उसको घर बैठे यदि सब चीजें देंगे और मुफ्त में चीजें करेंगे तो वो खुद भी जो है धीरे धीरे अनुत्पादक कार्यों में लगेगा। और अभी ये जो हम देख रहे हैं हमारे देश में जो दिक्कत जा रही है, गाँव में किसी भी आदमी से बात करो, उसको वहां पे काम करने आदमी नहीं मिल रहे, वहां श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, मनरेगा में आदमी नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको घर बैठे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और जिसके लिए आपको श्रम नहीं करना है, और कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनकी इनकम टैक्स का या उनके टैक्स का पैसा बहुत सारे लोगों में नेताओं की उदारता की वजह से या चुनाव जीतने की गरज से बढ़ता जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत का की सोच है ये बहुत सारी उसी तरह रह जाएगी जैसी कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, जिस तरह उनको फलीभूत होना था उन्होंने उस तरह रिजल्ट नहीं दिया। उसकी एक वजह हमारे देश में भ्रष्टाचार भी है। जी, मैं हमारे दर्शकों को समझाना चाहता हूं या जो बताना चाहता हूं कि हमारी आज़ादी के बाद से आज तक के स्थिति में रेवड़ी कल्चर, राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इतनी प्रबल रही हैं कि उसके चक्कर में राष्ट्र हित पीछे छूट गया है, रोजगार सृजन नहीं हो पाया और जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से हम कोई भी काम नहीं कर पाए, और देश आज हमारा कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा और पीछे रह चुका है। नो डाउट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से कह लें या तमाम वजह से कह लें, कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नीचे हो रही हैं और देश की महत्वाकांक्षाएं आगे आ रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खैर, जिस बड़े लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है उस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो सबसे पहले भारत को मिडिल इनकम टैक्स से सावधानी पूर्वक निकलने की जरूरत है। देश में 2001 में प्रति व्यक्ति आय $460 थी, यह अब करीब 6.5 गुना बढ़ चुकी है। वहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 30% थी, जो अब 11.28 पर पहुंच चुकी है। आय को लेकर दावा है कि भविष्य में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। सवाल उठता है कि प्रति व्यक्ति आय और देश की आर्थिक उन्नति के लिए किन बातों पर फोकस करना होगा। तो इस पर नीति आयोग का मानना है कि देश को ऊर्जा, सुरक्षा, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और स्थिरता के बीच संतुलन हासिल करने की जरूरत है। नीति आयोग के मुताबिक देश ने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। देश में 1.45 लाख किलोमीटर हाईवे बन चुके हैं। एक्सप्रेसवे की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय रेलवे विकसित भारत की दिशा में मजबूती से कदम उठा रही है। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे जो अब 148 हो गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का आंकड़ा तेजी से कम हो रहा है। गांवों में भी आर्थिक दशा में सुधार हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे उपायों से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स और 88 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं। साथ ही 30 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए हर महीने करीब 10 अरब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देश में 110 यूनिकॉर्न और 1,17,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। जनधन अकाउंट की संख्या 52.64 करोड़ हो गई है। इन तमाम तथ्यों को लेकर हमारे एक्सपर्ट की राय क्या है, आइए जानते हैं। इस पर बात करने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हम एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के समूह संपादक राजेश लाहौटी जी हैं। राजेश लाहौटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमने बात किया, जिस पर नीति आयोग कहता है कि सुरक्षा में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, सर्विस में बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है और इस पर फोकस देने की जरूरत है ताकि सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर हम पिछले 75 सालों में क्या सो रहे थे? देश की सरकारें क्या इस पर ध्यान नहीं दे पाई? क्या देश की सरकारों में कहीं ना कहीं कहा जाए तो तुलनात्मक समीक्षा करने की स्थिति नहीं थी या थिंक टैंक नहीं थे? कहाँ क्या कमी रह गई कि
हम विकास नहीं कर पाए या इन चीजों पर पहले ध्यान नहीं दे पाए? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि नीति आयोग की हम जब बात करते हैं, और आपने जो कहा कि नीति आयोग ने ये कहा जी बिल्कुल, है ना, कि हमें यहाँ करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, वैसा करने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत है। नीति आयोग पिछले 75 सालों से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, ये बोल बोल के कि हमें ये करना, हमें ये करना, हमें ये करना, लेकिन ये करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये करेगा कौन? ये जो चीजें हैं, जो नीति आयोग की एडवाइस है, जो नीति आयोग की सिफारिशें हैं, वो सरकार को पूरा करना है। लेकिन सरकार कभी भी सिर्फ अपनी प्लानिंग से आगे कहीं नहीं जा पाती है। सरकार सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को आगे करती है जहां से उसकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। आज हम बात करें कि ऐसा तो नहीं है कि नीति आयोग ने आज ही ये चीजें बोली है, पिछले 75 साल में नहीं बोली है। पिछले 75 साल की अगर अपन एक छोटी सी सिलसिलेवारी बात कर लें, नीति आयोग ने एजुकेशन को लेकर बहुत कुछ बोला है, मेडिकल को लेकर बहुत कुछ बोला है, बेरोजगारी को लेकर भी बहुत कुछ बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत कुछ बोला है, और यहां तक कि ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें जो कि कहीं ना कहीं सरकार को उसके काम को आगे बढ़ाने में बाधा के रूप में सामने आ रही, उनको भी, उन हर्डल्स को भी हटाने के लिए बहुत कुछ बोला है। लेकिन क्या अब तक दूर हो पाई है? आज भी हम वहीं खड़े हैं। ये बात जरूर है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम कई सारी चीजें, जैसे कि आपने कुछ फिगर्स बताए कि पहले हमारे पास एयरपोर्ट इतने थे, अब इतने हो गए, मतलब 3 गुना हो गए। पहले हमारे पास एम्स इतने थे, अब इतने ज्यादा हो गए। पहले हमारी फैसिलिटीज जो इतनी थी वो इतनी ज्यादा हो गई कि जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम विकास के पहिए पे चल तो रहे हैं, लेकिन वो चीजें लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, मैं अपनी बात थोड़ी पूरी कहना चाहूंगा कि हम विकास के पहिए पे चल तो रहे हैं, लेकिन वो चीजें हासिल नहीं कर पा रहे, और नीति आयोग हर बार सिफारिश कर देता है। बिल्कुल, है ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब ग्रोथ चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा, सब चीजें हो रहा, तो जो 2 बेसिक चीजें हैं, खासकर बेरोजगारी और भूखमरी, जो दोनों, जिसका जो मेन जो चीजें हैं वो है जनसंख्या। सरकार उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी, हम 40 करोड़ से कब 140 करोड़ हो गए, 144 करोड़ हो गए, हमें ही पता नहीं चल पाया है। चीजें बढ़ती जा रही है, तो फिर नीति आयोग या सरकार की पहल कहाँ और कितनी काम आएगी? जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो वोटर है। वोटों की राजनीति ने सरकार को सारे जरूरी कदम उठाने से रोक रखे हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आपने और मिशा जी ने जो बात की थी, रेवड़ी की राजनीति। आप आज से कुछ समय पहले हम देखें तो रेवड़ी की राजनीति नहीं होती थी। सरकार अतिरिक्त कर्जा लेने से डरती थी, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो अतिरिक्त कर्जा नहीं ले पाती थी। उसे अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरा तरह से चौकस रहना पड़ता था, सतर्क रहना पड़ता था। वो कहीं से कहीं तक कोई भी किसी भी तरह का बोझ नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार हम राज्य की अच्छी हालत के लिए, हम एक अच्छे सेहत के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें चले जाती है, तो क्यों ना ये फिर रेवड़ी की राजनीति जो सामने आई है इसको फॉलो किया जाए। उन्होंने स्कूटी देना शुरू किया, उन्होंने लैपटॉप देना शुरू किया, उन्होंने मोबाइल देना शुरू किया, उन्होंने हर वो चीज देना शुरू किया, उन्होंने लोगों को फ्री अनाज तक दे दिया। आज जैसा कि अभी सुभाष जी बता रहे थे, आपने भी अपने फिगर्स में बताया कि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे दिया। लेकिन वो 80 करोड़ ऐसा नहीं कि आज ही 80 करोड़, उससे पहले 40 थे, 50 थे, संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को फोकट में लेने की आदत हो गई है, टैक्स कुछ लोग दे रहे हैं, फोकट में ज्यादा खा रहे हैं। तो आप सबसे बड़ा जो हमारे सबके बीच में जो सवाल पैदा होता है, वो जो राजनीति चल रही है, वो सारे हर्डल्स, जो जितने भी हर्डल्स हैं, उनसे बड़ा हर्डल्स बन चुकी है, जिससे पार पाना किसी भी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। जैसे एक कभी दुष्यंत कुमार जी का भी जिक्र हुआ था। दुष्यंत कुमार जी ने अपने जो शेरो शायरी वाला अंदाज में, जो अपनी गजल में भी या अपने जो कहें उसमें एक चीज बोला है, मतलब बड़ी अच्छी चीज बोली है कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये बरसों पुरानी बात है। हर बड़ा आदमी, छोटे से लेकर बड़ा आदमी जो पढ़ना लिखना जानता, वो इस लाइन को अक्सर दोहराता भी है, लेकिन वो कोशिश आज तक किसी ने नहीं की। तो यही कारण है कि हम आज तक वो स्टेज हासिल नहीं कर पाए हैं जिसे हम विकास कह रहे हैं। जी, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। मिश्रा जी, इस पर एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं, नीति आयोग बात कर रहा है, और मैंने भी कई बार जिक्र किया मिडिल इनकम ट्रैप की। तो क्या आपको लगता है कि हम मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर आने की बजाय भारत को
पॉलिटिकल ट्रैप से बाहर आना चाहिए जी। मतलब अभी ये आगे आगे जो है फंसते जाएंगे, मतलब अभी पॉलिटिकल ट्रैप होना बाकी है भारत को। बिल्कुल, अभी पूर्णतः ट्रैप में नहीं आया। अभी आपने एक सवाल उठाया था जी, आपने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई जी। सवाल ये क्यों नहीं हुई जी भाई? आप आज 2024 है जी, आप इस बीच में मामला उठ गया कि जातिगत गणना कराओ, बिल्कुल इस बीच में हो गया सबके लिए समान कानून की बात हो जी। अब जब बहुत सारी चीजें होंगी जी, तो आपके पास जनगणना के आंकड़े आएंगे जी, तो वो बहुत सारी चीजों को बताएंगे जी, तो आप किन्हीं ना किन्हीं बहानों से इसको टालते रहें भाई। जबकि किसी हर 10 साल में जनगणना होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलता है कि देश जा कहां रहा है। आप प्लानिंग करते हैं कि अब आपने 2047 की तो प्लानिंग कर ली जी, बिल्कुल, पर आप 2000 गणना नहीं करा पा रहे हैं जी। तो अब ये कैसे यकीन हो कि आप विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं जी। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि हम उलझे हुए हैं क्या है, हमारी संसद में क्या बहस हो रही है, कोई किसी की जाति पूछ रहा है, कोई किसी का धर्म पूछ रहा है। तो हो ही रहा है कि पूरा देश, अगर सारे देश के बुद्धिजीवी, नेता और लोग मिलकर बातचीत करें कि भाई हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, हम देश को ले जाना कहां चाहते हैं, जब इस पे बात होगी तो मुझे लगता है कि हम देश हित में बात करेंगे। वरना यह होगा कि हर जगह कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश हो रही है उससे जो बात होनी चाहिए। अच्छा, जो डिबेट अमेरिका में अभी देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, वहां डिबेट हो रहा है खुलकर कि आप बताइए आपकी पॉलिसी क्या है, आप बताइए। यहाँ मंचों से क्या होता है, पॉलिसी कम बताई जाती है, एक दूसरे को जितना कर रियाया जा सकता है, एक दूसरे से ज्यादा फ्री देने की होड़ लगी रहती है। हाँ जी। तो ये भी है। तो मुझे लगता है कि अभी हमको सोचना पड़ेगा, अगर हम अपने आप को विश्व गुरु बता रहे हैं और हमको लगता है कि हम बहुत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो ये खाली बातचीत से नहीं होगा। हमको इसके लिए अगर वाकई विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वो सबसे मिलके बनना चाहिए और उसकी बातचीत मतलब ग्राम सभा से लेके जनपद, जिला, राज्य, सब स्तर पे होकर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है, देश चाहता क्या है, मतलब कहां से कौन सी चीज निकलेगी। तब मुझे लगता है कि एक विकसित भारत जो है वो इस तरह बनेगा। केवल दिल्ली, मुंबई 5 जगह एयरपोर्ट बनने से विकसित भारत तो नहीं बनेगा। जी, मेरे साथ इस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम मुद्दा विकसित भारत में आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश लाहौटी जी और सुभाष मिश्रा जी। यह 5 वर्षीय योजना नहीं 25 वर्षीय योजना है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में बनना है, या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो भारत को विकसित देश में के रूप में या के लाइन में खड़े देखना चाहते हैं। विश्व बैंक के मुताबिक जिन देशों में प्रति व्यक्ति सालाना आय $14,005 से ज्यादा है वे हाई इनकम वाले हैं या कहलाते हैं। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा की आय वाले लोगों की संख्या असेसमेंट ईयर 2021-22 में 1,14,446 थी, जबकि 2020-21 में महज 81,653 व्यक्तिगत करदाताओं ने आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई थी। इनमें व्यक्तिगत करदाता, कंपनी, फर्म और न्यास शामिल हैं। ऐसे में समझने की जरूरत है कि 144 करोड़ की आबादी वाले भारत में महज 1.25 लाख लोग ही हैं जो हाई इनकम के दायरे में हैं। शेष मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। जाहिर है कि विजन फॉर विकसित भारत 2047 का लक्ष्य इतना आसान तो कतई नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।